लेकर हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है क्लास 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आज हम बात करें कि गैर व्यापारिक संगठन के वित्तीय विवरण पत्र यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर व्यापारिक संगठन के वित्तीय विवरण पत्र कौन कौन से बनाए जाते हैं तथा उनमें आय और हानि किस तरह से देखी जाती है। तो बेसिक से रूप इसमें 3 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। पहला होता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसको इंग्लिश में हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। इसमें प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा किया जाता है। दूसरा है आय एवं व्यय खाता, इसमें है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें आय हो रहा है तो लिखा जाता है, व्यय हो रहा है तो लिखा जाता है। और तीसरा होता है चिट्ठा या स्थित विवरण, जिसको हम इंग्लिश में बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। चिट्ठा क्या होता है कि व्यापार के अंत में करने के बाद बनाया जाता है, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि हमारा व्यापार में कितनी संपत्तियां हैं और कितने दायित्व हैं। आज देखेंगे हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होता है तथा इसे किस तरह बनाया जाता है और इसकी स्पेसिमेन क्या होती है यानी कि इसका स्वरूप क्या होता है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, गैर व्यापारिक संगठन के वित्तीय विवरण पत्र यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा टॉपिक है। इसके अंदर है प्राप्त एवं भुगतान खाता। यानी आज का टॉपिक अगला टॉपिक हमारा है प्राप्त एवं भुगतान खाता। प्राप्त एवं भुगतान खाता क्या होता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। प्राप्त एवं भुगतान खाता रोकड़ पुस्तक के आधार पर वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। यानी प्राप्त एवं भुगतान खाता जो होता है वो रोकड़ पुस्तक के आधार पे बनाया जाता है। रोकड़ पुस्तक में सभी नगद प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा किया जाता है। उसी के आधार पर वर्ष के अंत में प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार किया जाता है। यह विभिन्न शीर्षकों से प्राप्त रोकड़ का विभिन्न शीर्षक क्या होते हैं, जैसे चंदा हो गया, दान हो गया, अनुदान हो गया, ठीक है। इनसे प्राप्त जो आय होती है तथा इनके मध्य में जो खर्च होता है उनको हम विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं। तो इनसे जो रोकड़ प्राप्त एवं भुगतान को दर्शाता है, यानी ये विभिन्न शीर्षकों से प्राप्त होने वाले आय और भुगतान किए जाने वाले आय को दर्शाता है। जैसे चंदा, दान, अनुदान। चंदा भी एक, जिसको हम इंग्लिश में सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, तो वो एक प्रकार से या तो हमें मिल सकता है या तो हम भुगतान करते हैं। दान या तो हम लेते हैं या तो देते हैं। अनुदान यानी जो सरकारी स्कीम होती है उसके तहत जो हमें छूट मिलता है वो अनुदान कहलाता है। या हम किसी को भुगतान में कुछ ज्यादा पैसे दे दे तो वो अनुदान की राशि हो जाती है। आदि की राशि रोकड़ पुस्तकों में तिथिवार लिखी जाती है। यानी जब जब हम सौदा करते हैं इसमें, यानी रोकड़ का लेन देन जब जब करते हैं तो उनका लेखा रोकड़ पुस्तक में डेट के अनुसार पे किया जाता है। यानी जिस तारीख को हम पैसा लेंगे देंगे उसको उस तरह से लिखते चले जाएंगे। प्राप्त एवं भुगतान खाता वास्तविक खाता होता है। ये छात्रों ये हम नोट करेंगे कि ये जो हमारा पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्राप्त एवं भुगतान खाता यहाँ से आपके बहुविकल्पी में 1 नंबर आने की 100% नहीं कह सकते, लेकिन 80% संभावना हो जाती है। प्राप्त एवं भुगतान खाता वास्तविक खाता होता है। ये जरूर याद रखें कि प्राप्त एवं भुगतान खाता किस तरह का खाता होता है, वास्तविक खाता होता है। इसको जरूर याद रखेंगे। इसमें राशि के आने पर डेबिट
तथा राशि के जाने पर क्रेडिट किया जाता है। यानी जब हम प्राप्त एवं भुगतान खाता बनाते हैं तो उसमें जो भी राशि आएगी उसको हम डेबिट साइड पर करेंगे, यानी डेबिट करेंगे उसको। इंग्लिश में DEBITE लिखा जाता है, अथवा शॉर्ट फॉर्म में DR लिखा जाता है डेबिट को। हिंदी में डे लिख के शून्य दे देते हैं, इस तरह से इसमें डे लिख के शून्य दे देते हैं। ये हो गया हमारा डेबिट। तथा क्रेडिट के तथा राशि के जाने पर, यानी जो राशि हमारे पास से जाएगी उसको हम क्रेडिट करते हैं, और इसको इंग्लिश में CREDIT लिखते हैं, और अथवा शॉर्ट फॉर्म में CR लिखते हैं, और हिंदी में इसको शॉर्ट फॉर्म में क्रे लिखते हैं, क्रेडिट। इसमें सभी पूंजीगत एवं आयगत प्राप्तियों का लेखा किया जाता है। यानी जितने भी पूंजीगत होंगे, यानी जिनमें हमारी पूंजी लगी रहती है, उनको हम पूंजीगत बोलते हैं, और आयगत मतलब पूंजी, उन पूंजी के लगने के द्वारा हमें काफी लंबे समय तक आय होते रहते हैं, उनको हम आयगत बोलते हैं। प्राप्ति का लेखा किया जाता है। इसका शेष बैंक में रोकड़ तथा हाथ में रोकड़ शेष प्रकट करता है। यानी जब हम एक खाते को बना लेंगे, यानी प्राप्ति भुगतान खाता बनाकर अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो उसका जो शेष निकल के आएगा वो बैंक में रोकड़ या तो दर्शाएगा या तो हाथ में रोकड़ शेष प्रकट करेगा, यानी कि दर्शाएगा। इसमें अदत्त, पूर्वदत्त, ह्रास्य, अशोध्य ऋणों का लेखा नहीं किया जाता है। हम बता दें कि जब ये खाते को तैयार किया जाता है तो इसमें जो होता है अदत्त, पूर्वदत्त, ह्रास्य, अशोध्य ऋणों का लेखा नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रोकड़ पद्धति के आधार पर बनाई जाती है, जिसके कारण इसमें नगद लेन देन का लेखा किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो प्राप्ति एवं भुगतान की परिभाषा है। यानी हमने तो आशा को समझ लिया, अब हम चलते हैं परिभाषा के ऊपर, क्योंकि आशा लिखने के बाद एक दो ठो परिभाषा जरूर देना चाहिए, और परिभाषा एकदम याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम में जब भी पूछे तो परिभाषा जरूर लिखे। परिभाषा, पहला परिभाषा है पिकिल्स के अनुसार। इनका पूरा नाम विलियम पिकिल्स है। के अनुसार प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ पुस्तक के सारांश होता है। यानी जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है वो रोकड़ पुस्तक के का सारांश होता है। यह खाते के रूप में होता है, यानी यह क्या होता है? खाते के रूप में होता है। इसका हमेशा प्रयोग समितियों, संस्थाओं, क्लबों आदि के कोषाध्यक्ष द्वारा वर्ष के कार्य संचालन के परिमाणों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते का प्रयोग जो समिति होते हैं उनके द्वारा, जो संस्था होते हैं उनके द्वारा, जो क्लब होते हैं हमारे क्लब उनके द्वारा, तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि जो इनके कोषाध्यक्ष द्वारा वर्ष के कार्य संचालन से जो हमें प्राप्तियां और भुगतान होते हैं उनके परिमाणों को प्रस्तुत किया जाए। अगला परिभाषा है कार्टर के अनुसार। कार्टर के अनुसार यह खाता रोकड़ पुस्तक की ही भांति नगद व्यवहारों का एवं संक्षिप्त विवरण है। यानी ये जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है वो किसका? रोकड़ पुस्तक का की भांति उनका संक्षिप्त विवरण होता है। यानी व्यापार में कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, इनका एक बस एक सारांश मात्र होता है, जो विभिन्न शीर्षकों से वर्गीकृत किया जाता है। यानी विभिन्न शीर्षकों से वर्गीकृत किया जाता है, इसका मतलब होता है कि जो चंदा मिले, अनुदान मिले, उन सारी शीर्षकों से इनको लिखा जाता है, जिसमें प्रारंभिक एवं अंतिम रोकड़ शेष की भी सम्मिलित होता है। यानी जब वर्ष का प्रारंभ होता है तो जो वर्ष के अंत में
रोकड़ शेष रहता है वो वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक रोकड़ शेष हो जाता है, और जब वर्ष का अंत होता है यानी कि जब हम वर्ष के लास्ट में रोकड़ शेष बनाते हैं तो जो रोकड़ हमारे पास शेष बचता है उसको अंतिम रोकड़ शेष कहा जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल RS क्लासेस फॉर टीचर्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जो इस समय एग्ज़ाम यूपी बोर्ड, NCERT बोर्ड के छात्र जो है उनको मदद मिल सके।